नमस्ते, राधे राधे। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। तो हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसकी ये दूसरी ही क्लास है। पहली क्लास आपको मिली होगी जिसमें हमने लेखक परिचय देखा और हमने आमुख को पढ़ा जो त्रिपाठी जी ने लिखा है। बस इतना ही देखा और विषय क्रम देखा। उसके बाद हमें विषय में प्रवेश करना था, ये हमें पढ़ना था, तो हमने वहीं पे ब्रेक लगा दिया था। तो इस वीडियो में हम विषय प्रवेश को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए मन लगा के पढ़ाई अब शुरू करते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। कहते हैं त्रिपाठी जी कि हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ये सर्वमान्य है कि हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। फिर कहते हैं कि राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हिंदी को हमने राजभाषा तो कह दिया, लेकिन राज जो शब्द है वो भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब राजभाषा हिंदी हो गई तो प्रजा भाषा भी होनी चाहिए। तो भाषा भारत की कोई प्रजा भाषा तो है नहीं, तो फिर राजभाषा कैसे है? कह रहे हैं कि राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। बता रहे हैं कि राजभाषा का अर्थ ये जो ले रहे हैं वो ये है कि ये केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी तो भारत की संपर्क भाषा है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी क्या है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा है। फिर बताते हैं कि हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। बता रहे हैं कि हिंदी किस किस राज्य की राजभाषा है। तो हिमाचल की, हरियाणा की, दिल्ली की, उत्तरांचल की, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां आइए देखते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन कौन सी है, त्रिपाठी जी यहाँ पे उल्लेखित किए हैं। बताए हैं कि कुमाऊनी है, गढ़वाली है, हिमाचली है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजी है, अवधी है, बघेली है, बुंदेलखंडी और भोजपुरी है। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, हरियाणवी, खड़ी, ब्रज, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ये सब क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। अब कहते हैं कि जो ये बोलियां हैं इन सब की अनेक उपबोलियां भी हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। कहते हैं, कहावत है ना कि 10 कोस पे भाषा बदल जाती है। अब प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं? तो कहते हैं ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। क्या कहते हैं कि इनका जो सभी बोलियों का व्याकरणिक रूप है वो भिन्नता के बावजूद भी थोड़ा बहुत क्या है? समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी दो प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। फिर लिखते हैं कि मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते तो हैं कि संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्यक्षेत्र है। फिर कहते हैं कि इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं और अतीत को हम देख नहीं पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहता है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए और इन्हीं अवशेषों के आधार पे इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है, किंतु उसके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है, किंतु आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हीं के आधार पे इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियाँ हैं। तो समझ में आया इतिहास क्या है? फिर कहते हैं कि साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु जी आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ
1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो याद रखेंगे, सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पे अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उससे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा वित्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 हैं। पहली तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरी तो परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तीसरी तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था और हिंदी में वो हाथ हो गया, आधा तो हट गया और ह में आकार जुड़ के हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बना के उसकी क्षतिपूर्ति की गई। जैसे काज, काम, 7, 8 ये शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। तो जो तत्सम में हाथ है तो वो अपभ्रंश में हथ था, तो आधा त हटा के और ह में आ जोड़ के हाथ बना दिया गया हिंदी में। फिर दिया है कि संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते और होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हो गई। ऐसे में शशि के मुख से अहि से निकसे, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों जैसी पंक्ति आती है। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है पाली में राजा भी लाजा होता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में तत्सम शब्द न के बराबर है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था। जैसे गज और गत दोनों के लिए गय शब्द प्रयोग होता था। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासों में वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। अब सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्ति आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं।
अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना है। तो ये प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने कालखंडों के नामकरण का आधार क्या माना है? तो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को माना है। इसी पद्धति पे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी कहते हैं, भक्ति काल को, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। वीर गाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल और राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो ध्यान देंगे, आदिकाल को ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, शुक्ल जी तो वीरगाथा काल कह दिए, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं, राहुल सिद्ध सामंत कहते हैं और हजारी आदिकाल कहते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कालावधियां इस प्रकार हैं। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया, इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल शुक्ल जी ने नाम दिया, रीतिकाल ही सर्वमान्य है, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900। और आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा, वो संवत 1900 से अब तक। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथाअवसर करेंगे। फिर कहते हैं कि यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, प्राकृतिक पैगलम के अनेक छंद और हेमचंद्र के छंद, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। बताते हैं त्रिपाठी जी कि शुक्ल जी अपने इतिहास को आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किए हैं। देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा है और इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसीलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। ध्यान देंगे,
हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। कह रहे हैं कि टोटली अगर आप देखें तो हिंदी भाषा और साहित्य का जो स्वरूप पूरी तरह से शुरू होता है वो भक्ति काल में ही शुरू होता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। तो अब हमारा यहाँ से अध्याय 1 आदिकाल क्या होता है शुरू होता है। तो आदिकाल को अब हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अभी जितना हमने पढ़ा इतिहास के बारे में, जाना, इनके मतों को पढ़ा, विषय प्रवेश में जो जो बताएं उन्हें ही आप अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे। छोटा रहेगा तो आप मन से पढ़ेंगे। और जल्द ही हम मिलेंगे आपको तीसरी क्लास में, तो इंतज़ार रहेगा। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सभी को क्लास देखने के लिए।